माफी मांगो, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। मायरा ने देखा कि ईशान उसके पेशेंस को टेस्ट करने में लगा हुआ था। क्या वो उसे इंसान नहीं समझता है? क्या मायरा सिर्फ उसके लिए खिलौना थी? ऐसा लग रहा था कि ईशान बस इस शादी का फायदा उठाना जानता है और कुछ नहीं। उनकी शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और वो उसे इस तरह डाउन फील करवाने में लग गया। शुरुआत में मायरा ने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में मायरा फूट फूट कर रोने लगी। ईशान जितना उसे घूरता वो उतने जोर से रोने लगती। मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी बात मानो, ईशान ने समझाते हुए कहा। मायरा यूं ईशान को खुद पर भारी पड़ने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो तुरंत बोल पड़ी। पर मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुमने खरीद लिया। तुम किस हक से मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, ईशान ने भारी आवाज में मायरा को डांटते हुए कहा। पति? मायरा की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। जब उसने दोनों बच्चों को जन्म दिया तब वो जानती थी कि कोई भी लड़का इन बच्चों को दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा। आखिर खून के रिश्तों में और ऐसे रिश्तों में फर्क होता है। ये ह्यूमन नेचर है और वो किसी भी लड़के को छोटी सोच होने का दोष नहीं दे सकती थी। हालांकि जब ईशान ने खुद को उसका पति बताया तो मायरा को ऐसा ही लगा जैसे वो सपना देख रही हो। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। ऐसा लग रहा था कि मायरा इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे किसी भी लड़के से उसका पति बनने की आस नहीं थी। इससे पहले मायरा बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अब वो एक शब्द नहीं कह पा रही थी। मायरा के दिल में हस्बैंड बस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का एक शब्द था। असल जिंदगी में हस्बैंड के लिए उम्मीद रखने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। मायरा, तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और लड़के से अट्रैक्ट हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा? ईशान की आवाज में नाराजगी थी। मायरा को इस प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई। उसने जल्दी से कहा, अट्रैक्ट? आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ? मानव नशे में था, उसने मुझसे कुछ देर के लिए बात की और तुम ये सोच रहे हो कि हम एक साथ रह सकते हैं? मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर सकती हूँ लेकिन अपने उसूलों को नहीं छोड़ सकती। और आपसे मिलने में मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैंने पुलिस और फर्स्ट एड के लिए कॉल किया था। मायरा ने कहा, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी अजनबी को भी सिर में चोट लगी होती और खून बह रहा होता तो भी मैं ऐसा ही करती। मायरा के एक्सप्लेनेशन के बाद ईशान ने कुछ नहीं कहा। मायरा ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत से लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। कभी कभी हमारी छोटी सी बात भी लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव ला देती है। उस बात का ऐसा अंजाम होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तुम कितनी नेक हो, ईशान ने मायरा को देखते हुए कहा। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबसे ज्यादा नेक हूँ, मुझे बस अपने अंदर की आवाज पर तरस आता है। मायरा ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब वो रात को सो रही होती है तो कम से कम उसे बुरे सपने तो नहीं आएंगे। इतना कहकर मायरा ने बाथरूम से अपने कपड़े लिए और बाहर निकल गई। मायरा आगे बढ़ने लगी, तभी ईशान ने उसे जोर से खींचा और अपनी बाहों में ले लिया। ईशान ने मायरा को क्यों खींचा? मायरा ने उसका विरोध किया लेकिन वो उसकी बाहों में ही स्ट्रगल करती रही। ईशान से मिलने के बाद ये पहली बार था जब मायरा ने उसके साथ कोई बहस की हो। हालांकि ईशान जैसे एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर के लिए मायरा का स्ट्रगल एक चींटी की तरह था। मायरा थक कर हाँफने लगी। उसने ईशान की तरफ देखा और कहा, ईशान, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? ईशान आखिर कर क्या रहा था? ईशान ने मायरा के गुस्से से भरे खूबसूरत चेहरे को देखा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मायरा दंग रह गई। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, जहाँ मैं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर शक करो। मैं हमेशा से तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और तुम सोचते हो कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी कोई गरिमा नहीं है। ये झूठ होता अगर मायरा कहती कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन ये सच था कि वो उसकी इज्जत करती है। ईशान मायरा को देख रहा था जो उसकी बाहों में छटपटा रही थी। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। हालांकि मायरा की आंखें और बिहेवियर ईशान को बता रहे थे कि वो पानी की तरह जेंटल और आग की तरह गर्म हो सकती है। मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ। ईशान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। मायरा कुछ बोल नहीं पाई। वो ईशान की ट्रीट को रिजेक्ट करना चाहती थी क्योंकि उसने मायरा को इस तरह से परेशान किया। क्या उसे ट्रीट देना काफी था? इससे पहले कि वो ट्रीट के लिए मना करती, उसके खाली पेट की आवाज ने पहले ही ईशान को जवाब दे दिया। बाथरूम में इतनी शांति थी कि वो दोनों मायरा के पेट की आवाज सुन सकते थे। मायरा शर्माते हुए ईशान को देखने लगी। क्या उसने बीन कट नहीं खाया था? फिर उसके पेट से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? मायरा के पेट ने उसे धोखा दे दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ईशान के डिनर के लिए इनवाइट करने का इंतजार नहीं कर सकती। ये सब देखकर ईशान धीरे से हंसने लगा। उसकी मुस्कुराहट ने मायरा को और भी एम्बैरेस्ड कर दिया। मायरा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही डिनर करूंगी। इस बार ईशान ने उसे छोड़ दिया और बाथरूम से बाहर जाने लगा। मैं किसी को तुम्हारे लिए खाना लाने को कहता हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। मायरा ने वापस अपने कपड़े पहने और बाहर आ गई। वहाँ पहले से ही एक वेटर डाइनिंग कार लिए खड़ा था। मायरा ने खाने की महक को महसूस किया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर अलग अलग तरह की डिशेस थी, जिसमें रोस्ट चिकन,
डीप सी फूड, स्पाइसी बीफ, फ्राइड गार्लिक और सूप था। सारी डिशेस कलर, खुशबू और टेस्ट में परफेक्ट थी। हालांकि वो अभी तक उदास होकर रो रही थी, पर अब उसे बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। वेटर के वहां से जाने के बाद मायरा वो स्वादिष्ट खाना एंजॉय करने लगी। ईशान ने खुद के लिए एक गिलास में वाइन ली। ये एक फेमस वाइन थी, उसमें से बहुत अच्छी महक आ रही थी। अगर ईशान अपनी आंखों से नहीं देखता तो वो कभी विश्वास नहीं करता कि ये वही मायरा है जिसे वो जानता है। ईशान ने एक लेग पीस उठाया और मायरा की प्लेट में रख दिया। मायरा ईशान को घूरने लगी। हमेशा वो बच्चों के लिए लेग पीस छोड़ देती है। क्या ईशान भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है? तुम्हें ये पसंद नहीं है? उसने नजरें उठाते हुए कहा। फिर ये मुझे दे दो। मायरा ने लेग पीस का बड़ा सा बाइट लिया और ईशान को देते हुए कहा, ये लो। तुम इसे खाना चाहते हो या नहीं? मायरा की बचकानी हरकत के लिए ईशान बहुत टॉलरेंट था और उसने मायरा को इग्नोर किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ईशान था जिसने मायरा को परेशान किया और मायरा अभी उसे वापस परेशान नहीं कर सकती। खाने के बाद मायरा का पेट इतना भर चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। टेबल पर अभी भी थोड़ा खाना बचा था। मायरा ने वेटर को टेबल साफ करते हुए देखा और खाना पैक करने के लिए रिक्वेस्ट किया। वेटर हैरान रह गया। उसने ईशान की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखा। ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, मायरा ने कहा। इतने स्वादिष्ट खाने को वेस्ट मत करो, बहुत से लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता। ईशान ने सिर हिलाते हुए वेटर को खाना पैक करके मायरा को देने के लिए कहा। ईशान मायरा को उसके घर तक ले गया। जब मायरा कार से बाहर निकली तब ईशान ने उसे देखते हुए कहा, कल तुम्हें मेरे घर आना है। ये दूसरी बार था जब ईशान ने मायरा को ऑर्डर दिया। मायरा जानती थी कि वो मना नहीं कर सकती। ठीक है, मायरा मान गई। मायरा का शर्माना ईशान को पसंद नहीं था। मायरा भी उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहती थी। मायरा अपने घर आई और वो पैक किया हुआ खाना अपने दोनों बच्चों को खाने के लिए दे दिया। हर्ष और पीहू बचा हुआ चिकन और डीप सी फूड खा रहे थे और मायरा साइड में बैठी उन्हें खाते हुए देख रही थी। मायरा ने मन में सोचा, एक बार मैं पैसे कमा लूं, फिर मैं इन्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगी। असल में जिंदगी के हर पड़ाव पर मायरा को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई रहा है। हर्ष अपनी छोटी बहन का बहुत ध्यान रखता था। उसने पीहू के सी फूड में से कांटे हटाए और पीहू को खिलाते हुए कहा, ये खाना हमारा पूरा रूटीन खराब कर देगा। सही कहा तुमने। जब बच्चों ने खाना खा लिया तब मायरा ने कहा, मुझे कुछ कहना है। मायरा ने सोफे का सहारा लेते हुए कहा, मेरा हस्बैंड चाहता है कि मैं उसके साथ उसके बड़े विला में रहूं। अगर मैं वहां नहीं जाती तो वो बहुत निराश हो जाएगा। पीहू ने सरप्राइज होते हुए कहा, वाह, लगता है कि आज रात इनका रिश्ता आगे बढ़ा है। क्या तुमने सुना? मॉम बार बार उसे हस्बैंड कह रही हैं। हाँ, आज हम। मायरा चुप हो गई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आज सच में हमने रिश्ते को आगे बढ़ाया है। उसके घर में शिफ्ट होने के बाद मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। हर्ष ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा है, मुझे अब तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊं? मायरा ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम कितने बेरहम हो। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए ही बड़ा किया। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। हर्ष ने नजर फेर ली। और मुझे गलत मत समझो, अगर कोई आपको परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। मायरा ने आगे बढ़कर हर्ष को गले लगा लिया। कल मैं जा रही हूँ। कल मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा। बेटा, अब प्लीज तुम टेबल साफ कर दो। हर्ष कुछ भी नहीं कह पाया। आखिर उसकी बहन और उसकी माँ ही इस दुनिया में उसकी सबसे फेवरेट लड़कियां थीं और उसे ये जिम्मेदारी निभाने में खुशी होती थी। द वेडिंग कंपनी में जैसे ही मायरा पहुंची, उसने हर जगह मिष्टी को लोगों से कहते हुए सुना, मुझे कंपनी स्टार बनने के लिए इनवाइट कर रही है। मैं भी एक टॉप क्लास स्टार बनना चाहती हूँ। मायरा को ये थोड़ा अजीब लगा। अभी फीमेल स्टार्स की कोई कमी नहीं थी और एक सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं था, बल्कि मेहनत करना भी बहुत जरूरी था। टैलेंटेड होने के साथ साथ आपको फोकस और पेशेंस भी रखना होगा। मिष्टी के लुक्स की बात करें तो ये कुछ खास नहीं थे। वो दिखने में एक एवरेज लड़की थी और उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए वो सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही कर सकती थी। इसमें भी शायद वो कुछ खास नहीं कर पाती। ऐसी कौन सी बेवकूफ एजेंट है जो मिष्टी जैसी लड़की को एक बड़ा स्टार बनाने में सपोर्ट करना चाहती है? मायरा सोच रही थी, अगर इसमें कोई राज है तो कौन सा बॉस है जो मिष्टी को काम देना चाहता है? मिष्टी ने देखा कि सब उसे बधाई दे रहे हैं, लेकिन मायरा चुप खड़ी थी। मिष्टी ने तुरंत कहा, मायरा, क्या तुम्हें मुझसे जलन है? मेरी फिल्म की कीमत फ्यूचर में करोड़ों की हो जाएगी। पैसा आसमान से नहीं गिरता, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। मायरा को लगा कि मिष्टी उसकी कलीग है। भले ही मिष्टी ने मायरा के साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन मायरा ने उसे फिर भी समझाने की कोशिश की। इंसान को कभी फायदे के लिए लालची नहीं होना चाहिए। उसे उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो।
कोई भी इतनी आसानी से एक बड़ा स्टार नहीं बन सकता। हर किसी के ऊपर पैसों की बारिश नहीं हो सकती और इस दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। मिष्टी ने देखा कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन मायरा उससे अच्छे से बात नहीं कर रही। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मायरा, तुम ये अच्छे से जान लो कि एक बार मैं फेमस हो गई और तुमने मुझे परेशानी में डालने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मायरा ने कुछ नहीं कहा और शांति से अपनी सीट पर बैठ गई। शिप्रा ने मिष्टी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिष्टी, तुम्हें मूवी में और भी रोल होंगे, तुम मुझे वो रोल प्रैक्टिस करने के लिए कह सकती हो। हम अच्छे दोस्त जो हैं, है ना? ऑफ कोर्स, मिष्टी ने घमंड में कहा। बस मेरी गुड न्यूज का इंतजार करो, मैं मूवी की फीमेल लीड हूँ और तुम सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले कर सकती हो। किसी दूसरे कलीग ने मजाक बनाते हुए कहा, मिष्टी, मैं प्रेग्नेंट होने की अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम वेडिंग पार्टी रखो तो मैं उसकी इवेंट प्लानर बन सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो। मिष्टी अभी से ही उस चार्मिंग प्रिंस के बारे में सोचने लगी जिससे वो शादी करना चाहती थी। मायरा को इन बोरिंग टॉपिक्स को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने लिए कॉफी बनाई और अपना काम करने लगी। दोपहर में जब मायरा ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तब ड्राइवर मायरा को लेने कंपनी आया। मायरा के पास ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ ऑफिस के कपड़े और बेसिक चीजें। जब वो विला पहुंची तब तक ईशान वापस नहीं आया था। वो खिड़की के पास खड़ी ये सोच रही थी कि क्या सच में उसकी जिंदगी अब ऐसी होने वाली है। वो सपनों में खो गई थी। कभी उसे लगता जैसे वो हवा में उड़ रही हो, कभी लगता कि वो पानी में तैर रही हो, कभी वो सोचती कि सच में उसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, तो कभी उसे लगता कि उसका यहाँ दम घुटने लगेगा। वो उस गेस्ट रूम में चली गई जहाँ वो पहले सोई थी। वो अपनी सारी जरूरतों को एक तरफ रखकर ईशान के साथ रहना शुरू कर रही थी। घर आकर जब ईशान ने दरवाजा खोला तब भी वो फोन पर बात कर रहा था। प्रेक्षा ने किसी रिपोर्ट के लिए कॉल किया था। ईशान सर, फिल्म और टेलीविजन कंपनी में सब कुछ तैयार है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया है। ओके, ईशान ने कहा। फोन कट करके ईशान ने गेस्ट रूम में मायरा को अपने काम में बिजी देखा। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, इसलिए उसने मायरा को डिस्टर्ब नहीं किया और सीधे स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन सुबह वो दोनों अलग अलग अपने काम पर चले गए। मायरा को लोगों से इस तरह मिलना पसंद था। ईशान को भी ये ठीक लगा। द वेडिंग कंपनी में आने के बाद मायरा और उसके कलीग को मिष्टी की न्यू मूवी के लिए रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होने के लिए बुलाया। हालांकि मायरा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अंजलि ने उसे जाने के लिए ऑर्डर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिष्टी ने एक रेड कलर की वी शेप ड्रेस पहन रखी थी। उसकी चेस्ट हल्की एक्सपोज हो रही थी और उसके बालों का रंग भी लाल था। उसने हाई हील पहन रखी थी। वो एक अच्छी जगह पर खड़ी थी जहां से रिपोर्टर्स उसकी फोटो ले सकें। मायरा को वहां कुछ ठीक नहीं लगा। ये सच था कि मिष्टी एंटरटेनमेंट सर्कल में काम करना चाहती थी, लेकिन कौन सा आदमी उसे बढ़ावा देगा। लेकिन जब उसने ईशान से शादी की है, वो लॉजिक के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगर उसे इस शादी के पीछे का लॉजिक समझना पड़े तो वो भी सच में नहीं समझा पाती। इसलिए मायरा ने मिष्टी के बारे में सोचना छोड़ दिया। होस्ट ने कहा, हमारी नई एंटरटेनमेंट स्टार मिष्टी ने आप सबके लिए एक वीडियो तैयार किया है। आप सबका स्वागत है, प्लीज बिग स्क्रीन पर देखिए। बिग स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया गया और कुछ लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। अभी तक मायरा को यही लगा था कि ये मिष्टी की नई मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट था जिसने मिष्टी को नर्क में धकेल दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो दिखाया गया उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मिष्टी जमीन की तरफ मुंह करके लेटी हुई थी और एक आदमी उसके पीछे खड़ा था, लेकिन मिष्टी उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। उसे असॉल्ट किया जा रहा था। यह सीन बहुत ऑकवर्ड था, लेकिन वीडियो में से मिष्टी की आवाज आ रही थी। वहां खड़े लोग इस वीडियो को देखकर दंग रह गए। जब मायरा ने देखा कि उसका अंदाजा सही था तो वो भी शॉक्ड रह गई। रिपोर्टर, फोटोग्राफर और वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। पहले शायद किसी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आज जो वीडियो चल रहा था वो मिष्टी की अडल्ट मूवी थी। अचानक मिष्टी चिल्लाई, नहीं! मिष्टी ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो उस वीडियो को बंद करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका स्विच कहाँ है। वो इतनी एम्बैरेस्ड फील करने लगी कि वहां से भागना चाहती थी। उसका वीडियो इतने लोगों ने देख लिया था और रिपोर्टर्स ने इस वीडियो की फोटो ले ली थी। अब वो फ्यूचर में एक्टर कैसे बनेगी? मिष्टी लड़खड़ाकर गिर गई। फिर किसी ने वीडियो बंद कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, सारे रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर वहां से चले गए। कंपनी का स्टाफ कार से वापस ऑफिस जाते वक्त आपस में ये मैटर डिस्कस कर रहे थे। कोई नहीं जानता कि ये सब क्या हो गया। मैं भी नहीं जानती। मिष्टी एक स्टार बनना चाहती है। ये कितना अजीब है कि उसने एक अडल्ट मूवी में काम किया। शायद हमें पता नहीं
कि आखिर मिष्टी क्या करना चाहती है। माया सही कह रही थी, पैसे आसमान से नहीं गिरते। मायरा भी हैरत में थी। वो सोच रही थी कि कुछ लोगों ने मिष्टी को एक फिल्म शूट करने के लिए बुलाया। ये जरूर कोई साजिश है। किसी ने उसके स्टार बनने के सपने का फायदा उठाकर उसे धोखा दिया है। पहले उन्होंने मिष्टी की अडल्ट मूवी बनाई और फिर उसकी मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका सबके सामने मजाक बनाया। ये सब किसने किया? मायरा समझ चुकी थी कि ये साजिश जिसने भी की, उसे लोगों के लालच और इच्छा का फायदा उठाना आता है। जो भी इस साजिश के पीछे है, वो ह्यूमन नेचर के बारे में अच्छे से जानता है। जब सारे लोग वापस कंपनी पहुंचे तो वहां मिष्टी उनका वेट कर रही थी। वो गुस्से में थी और उसने मायरा को रोककर कहा, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत उछाल दी। मायरा, मुझे सच में तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी बेरहम हो। सब लोग मायरा की तरफ देखने लगे। हर किसी को मायरा और मिष्टी के बीच की नफरत के बारे में पता था। वो जानते थे कि मिष्टी जैसे लोग ही ऐसा कुछ प्लान करते हैं। मायरा को ये सब बकवास लगा। उसने कहा, तुम्हें पता भी है मेरी सैलरी कितनी है? तुम ये सोचती हो कि मैं एक फिल्म कंपनी में तुम्हें फंसाने के लिए कहूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर को बुलाने की काबिल हूँ? अगर मुझ में ऐसी काबिलियत होती कि मैं तुम्हें इस तरह फंसा सकती तो मैं अभी किसी बड़ी पोस्ट पर होती। लेकिन मैं अभी भी इस कंपनी की एक छोटी सी मेंबर हूँ। हाँ, एक कलीग को लगा कि मायरा सही है। शायद मायरा सच कह रही है। क्या तुम्हारी किसी और के साथ दुश्मनी है? नहीं, मायरा ने मना करते हुए कहा। मैं अब क्या करूंगी? मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है? तभी अंजलि ने बीच में कहा, सब अपना काम करो। तुम लोग यहाँ गॉसिप कर रहे हो? तुम लोगों के पास काम नहीं है? मायरा अपनी टेबल पर वापस गई और काम करने का नाटक करने लगी। लेकिन असल में सब यही सोच रहे थे कि मिष्टी को किसी ने बेवकूफ बना दिया। मायरा जब पानी पीने के लिए गई तब मिष्टी की टेबल के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि मिष्टी खिड़की के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही है। मायरा को महसूस हुआ कि उसकी और मानव की फोटो जो ईशान के पास थी, वो फोटो मिष्टी के ऑफिस से ही ली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं? मायरा की धड़कन थम सी गई। क्या ये पॉसिबल है कि वो फोटो मिष्टी ने ही क्लिक की थी और उन्हें ईशान को भेज दिया? मायरा को याद था कि ईशान ये मैटर इन्वेस्टिगेट करने आया था। उसने कंपनी की बिल्डिंग को अच्छे से चेक किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि उसे मायरा पर विश्वास है या नहीं। मायरा वापस अपनी टेबल पर आ गई। वो ईशान के काम करने के तरीके को जानती थी। जब ईशान नाराज होता था तब मायरा बहुत डर जाती थी। क्या ईशान का इससे कोई लेना देना है? उसकी पावर को देखते हुए तो ये कुछ भी नहीं था। उसके एक कॉल पर रिपोर्टर्स और फिल्म कंपनी कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन उसने ये क्यों किया? क्या वो मायरा की मदद कर रहा था? उस दिन मिष्टी को कंपनी से निकाल दिया गया। अंजलि ने खुद अनाउंस करते हुए कहा, मिष्टी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हमें अपनी बात पर रहना चाहिए। अंजलि ने सबको घूरते हुए कहा, मैं तुम में से किसी एक एम्प्लॉय को प्रमोट करके मेरा असिस्टेंट बनाऊंगी, लेकिन वो कौन होगा मैं इसके बारे में सोचूंगी। आप लोग भी मुझे किसी के नाम रेकमेंड कर सकते हो। जब अंजलि वापस अपने ऑफिस जाने लगी तो मायरा के पास जाकर उसने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, मायरा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम्हारे लिए मेरा नजरिया बदल गया है। मायरा ने अंजलि को देखते हुए कहा, मेरी फोटो मिष्टी ने ही एडिट की थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बदला लेने का सही समय नहीं है। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो इसकी सजा आपको अपने आप मिल जाएगी। मायरा जानती थी कि जब बिजनेस की बात आती है तो वो पूरी मेहनत से अपना काम करती है। वो हमेशा यही चाहती थी कि वो पूरी मेहनत से अपना काम करे और एक अच्छी जिंदगी बिताए। हालांकि मिष्टी उसे फंसाना चाहती थी। क्या ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि मिष्टी ने ही मायरा और मानव की फोटो क्लिक की और उसे ईशान के पास भेजा। लेकिन अंजलि को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईशान न केवल मायरा पर भरोसा करेगा बल्कि उसका साथ भी देगा। अंजलि जानती थी कि मायरा ऐसी साजिश रचने के काबिल नहीं है। तुम और मिस्टर कपूर कितने करीब आ गए? अंजलि ने पूछा। इस बात पर विश्वास नहीं था कि ईशान, जो मायरा का इतना ध्यान रखता है, वो हमारे सिर्फ क्लाइंट हैं। झूठ बोल रही हो तुम, अंजलि ने गुस्से में कहा। मैं जल्द ही तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लूंगी और तुम्हें तुम्हारी असलियत बताऊंगी। जब मायरा का काम खत्म हो गया तो वो सीधे अपने घर चली गई। वो जानती थी कि ईशान को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि जब तक वो ईशान की बात मानती रहेगी, ईशान उसका बहुत ख्याल रखेगा। आज रात उसने बच्चों के लिए खाना बनाने का फैसला किया। उसने हर्ष को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं खाना बनाऊंगी। बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? आपकी कुकिंग स्किल से आप सूप और फिश के अलावा और क्या बना सकती हैं? हर्ष ने मजाक बनाते हुए कहा। मायरा ने प्यार से उसका सिर उठाते हुए कहा, मैं रोज तो फिश और सूप नहीं बनाऊंगी ना, मुझे अपनी स्टाइल चेंज करनी होगी। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, आप मुझे बनाने की कोशिश कर रही हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक है।
पीहू अपना होमवर्क कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी मॉम और भाई को बात करते हुए सुना तो उसका भी उनसे बात करने का मन करने लगा। मायरा ने जब पीहू की आवाज सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और हर्ष मेरी मदद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बेटी मेरी हेल्प जरूर करेगी। पीहू ने तुरंत कहा, मॉम, आप टमाटर के साथ सलाद बना लो, ये टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी। परफेक्ट। मायरा ने सोचा कि ये सच में अच्छा आइडिया है। सब पीहू के लिए ताली बजाओ, मेरी बेटी सच में दुनिया में बेस्ट है। मायरा पास के सुपरमार्केट में गई और वहां से कुछ सब्जियां ले आई। जब उसने सलाद बनाया तब तक ईशान आ गया। हमेशा की तरह मायरा ने ईशान के हाथ से उसका ब्रीफकेस लिया, उसका जैकेट उतारा और उसकी टाई को लूज किया, बिल्कुल उस पत्नी की तरह जो अपने पति के घर आने का वेट करती है। आज हम सिर्फ सब्जियां खाएंगे? ईशान ने सलाद की तरफ देखते हुए पूछा। मायरा थोड़ा एम्बैरेस थी। उसने कहा, मैंने चिकन बनाया था लेकिन वो अच्छा नहीं बना। ईशान ने अपने हाथ धोए और डिनर के लिए टेबल पर डिशेस लेकर आया, चिकन सूप, चिकन और सैलेड। मायरा ने सूप की तरफ इशारा किया और कहा, एक डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें गर्मियों में ज्यादा पसीना आएगा तो तुम जल्दी थकान महसूस करोगे। तुम्हें ये सब कैसे पता? ईशान ने मायरा की तरफ देखते हुए पूछा। मायरा को ये हेल्थ एडवाइस हर्ष ने दी थी, इसलिए इसमें बहस का कोई मैटर ही नहीं था और कोई भी अपने लवर को जोखिम में क्यों डालेगा। ईशान ने सूप का एक सिप लिया और चिकन टेस्ट करते हुए कहा, ये तैयार है। मायरा सोचने लगी कि वो कब से एक एक्सपर्ट बन गया। ईशान फ्रिज के पास गया और अंदर रखी चीजों को देखने लगा। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और कहा, मुझे खाना बनाने दो, देखते हैं कि मेरा खाना टेस्टी है या नहीं। मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। मायरा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान के पास भी कुकिंग स्किल्स हैं। ईशान के विला में बहुत अच्छे ढंग से तैयार किचन था। वो हमेशा यही सोचती थी कि ये सब दिखावटी है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ईशान खुद भी खाना बना सकता है। ईशान को किचन में देखकर मायरा को बहुत अजीब लग रहा था। ईशान ने चिकन को अच्छे से साफ किया और चाकू की धार को तेज करके मीट को बिल्कुल बराबर साइज में काट लिया। मायरा साइड में खड़ी उसे देख रही थी। हर्ष का इतना अच्छा शेफ होना, क्या उसे ईशान से ही ये स्किल मिली है? लेकिन कैसे? वो गहरी सोच में डूब गई और फिर खुद को इससे बाहर निकाला। ये कहना अभी मुश्किल था कि डिश टेस्टी बनेगी या नहीं। एक फोकस्ड आदमी बहुत हैंडसम लगता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, और ईशान बहुत हैंडसम लगता था, चाहे वो ऑफिस का काम कर रहा हो या कुकिंग। जब ईशान टेबल पर खुद का बनाया हुआ चिकन लेकर आया, तब मायरा उसे गोल्ड मेडल देना चाहती थी। वो बड़े आराम से अपने ऑफिस का काम करने के बाद किचन में कुकिंग कर रहा था। ऑफिस में वो एक ऐसा सीईओ था जिसका कोई मैच नहीं था, और यहाँ वो एक बेहतरीन कुक बन गया था। ये बहुत स्वादिष्ट है, मायरा ने खुश होते हुए कहा। मिस्टर कपूर, आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं। अगर वो ईशान के घर शिफ्ट हो जाती है तो वो ईशान के कुकिंग स्किल्स का पूरा फायदा उठा सकती है। ईशान मायरा को बच्चों की तरह खुश होकर खाते हुए देख रहा था। उसने सलाद का पीस उठाते हुए पूछा, सलाद का खाने में क्या मतलब है? मायरा को इस बार कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने कहीं पढ़ा था। ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है, मायरा ने हिचकिचाते हुए कहा। ईशान ने टमाटर की तरफ इशारा किया। मायरा कुछ देर सोचने लगी और कहा, टमाटर में बहुत से विटामिन होते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। ईशान ने देखा कि मायरा ने कितनी ईमानदारी से जवाब दिया और उससे आगे कुछ नहीं पूछा। रात में मायरा अपने रूम में सो रही थी। पीहू ने उसको मैसेज भेजा, मॉम, क्या मिस्टर कपूर ने आपके खाने की तारीफ की? मायरा ने बेड पर लेटे हुए पीहू को रिप्लाई किया, उसने कहा कि चिकन तैयार है। क्या ये तारीफ है? और सलाद? पीहू ने पूछा। मायरा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे लगता है कि उसे सब्जियां ज्यादा पसंद नहीं है। आपके हस्बैंड तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मायरा ने पूछा, पीहू, क्या सलाद का कोई मतलब होता है? पीहू ने मायरा को एक मीम भेजा और लिखा, टुगेदर फॉरएवर। मायरा बहुत एम्बैरेस्ड फील करने लगी। पीहू को भी ये पता था। मायरा भी कुछ डिशेस का मतलब समझती थी, लेकिन ईशान से डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो अब इस बात की प्रार्थना ही कर सकती थी कि ईशान उसका मतलब समझ जाए, भले ही वो रोमांटिक ना हो। मायरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। विला में कोई भी नौकर नहीं था, तो ये सिर्फ एक ही इंसान हो सकता था। मायरा नर्वस फील करने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्यों। उसने जल्दी से अपना फोन पिलो के नीचे छुपाया और सोफे पर जाकर बैठ गई। प्लीज अंदर आ जाओ। ईशान अंदर आया। मायरा नहा चुकी थी और उसने पैजामा पहन रखा था। उसने एक मिकी माउस पजामा पहन रखा था जो पूरी दुनिया में फेमस था। पजामा के दोनों तरफ क्यूट मिकी माउस प्रिंट था। असल में ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए ही था। हर्ष और पीहू के पास भी ऐसे कपड़े थे। वो तीनों यही पहनकर साथ में सोते थे। ईशान अंदर आया। उसने मायरा को देखा जो बहुत क्यूट लग रही थी। वो अभी बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही थी जैसी ऑफिस में दिखती है। क्या आपको ये
कपड़े पसंद आए मिस्टर कपूर? अगली बार मैं आपके लिए भी ऐसा सेट लेकर आऊंगी। मायरा ने हंसते हुए कहा। ईशान उसे घूरने लगा। इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ईशान को बताए कि वो क्या पहने, वो उस ड्रेस में कैसा दिखेगा। वो मायरा के पास बैठा और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। मायरा उसके पास गई और ईशान ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब वो दोनों इतना इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन मायरा फिर भी घबरा रही थी। उसने ईशान के हैंडसम चेहरे को देखा। रिलैक्स। ईशान ने मायरा के क्यूट से चेहरे को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, क्या तुमने मेरे साथ पजामा लाने के बहाने फ्लर्ट नहीं किया? अब तुम इतनी नर्वस क्यों हो? मायरा ईशान के परफ्यूम की महक महसूस कर रही थी। क्या वो मायरा के रूम में सिर्फ हग करने के लिए आया था? वो रिलैक्स कैसे कर सकती है? ईशान ने प्यार से पूछा, आगे या पीछे? मायरा हैरत में थी। ईशान क्या कह रहा था? क्या वो सच में आज रात एक हो जाएंगे? इतने पावरफुल सीईओ का दिमाग, ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान की बातों से मायरा हैरान थी। क्या हम आगे से कर सकते हैं? मायरा ने हिचकिचाते हुए कहा। ओह, ईशान ने जोर देते हुए कहा। उसने हाँ या ना नहीं कहा, जिससे मायरा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। मायरा को ईशान से डर लग रहा था। उसने रिया के साथ गॉसिप बुक्स पढ़ी थी। कहते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता। क्या ईशान भी ऐसा शौक रखता है? ओ माय गॉड! आज उसने ईशान की कुकिंग स्किल्स की तारीफ की थी और कहा था कि उसके जैसा लड़का उसने आज तक नहीं देखा। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रात को ईशान ऐसी बातें करेगा। इससे दर्द होगा और सब गंदा भी हो जाएगा। जब मायरा ने देखा कि ईशान चुप है तो उसने फिर से कहा। ईशान मुस्कुराने लगा। उसने मायरा को पकड़ा और उसे बेड पर सुला दिया। मायरा को ऐसा लगा जैसे वो एक छोटी बच्ची हो जिसे एक वहशी जानवर खाने वाला है। नहीं। मायरा इतना घबरा गई कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। इतना तो वो भी जानती थी कि ईशान में बहुत ताकत है। अभी तक उसने शांति से ये रात गुजारी थी। क्या इतनी जल्दी ये खराब होने वाली है? मायरा उठने की कोशिश कर रही थी, तभी ईशान ने कहा, ज्यादा मत हिलो, मुझे करने दो। मायरा रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने इमोशन पर काबू कर रखा था। उसे इतना दुख क्यों हो रहा था? छोड़ दो मुझे, मायरा ने जल्दी से कहा। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसे पता नहीं चला कि ईशान उसके आगे है या पीछे। वो बहुत दर्द में थी। ईशान अच्छे से जानता था कि मायरा क्या सोच रही है। उसने मायरा को शांत करने की कोशिश की। मिसेस कपूर, क्या ये मिसेस कपूर ही है जिसकी वजह से आज मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है? मायरा को लगने लगा कि जैसे वो ईशान के साथ किसी रोलर कोस्टर में है। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी और उसे लग रहा था जैसे वो मरने वाली है। उसे बिना कुछ किए सब कुछ सहन करना था। वो बिना कुछ कहे वहां से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हिलने की वजह से उसका टॉप ऊपर हो गया, जिससे उसकी कमर दिखाई देने लगी। उसने ईशान का गर्म हाथ अपनी कमर पर फील किया। उसके बाद मायरा को कुछ ठंडा महसूस हुआ। वो ठंडक ईशान की उंगलियों से मिल रही थी, जो मायरा को अच्छी लग रही थी। वो शॉक्ड हो गई। क्या ईशान उसके घाव पर दवा लगा रहा था? उसकी पीठ पर भी घाव के कुछ निशान थे, जो दामिनी ने उसे दिए थे। क्या ईशान ने आगे या पीछे दवा लगाने के लिए पूछा था? फाइनली मायरा ने राहत की सांस ली। इस लड़के के दिमाग में इतनी शैतानी कैसे भरी है? उसे लगा कि ईशान सच में बहुत शैतान है। वो खुद ऐसा बिहेव कर रहा था जिससे मायरा को डर लगने लगा। उसने अपने चेहरे पर अपनी अंदर की फीलिंग्स को नहीं आने दिया। ईशान मायरा के घावों पर ध्यान से दवा लगा रहा था। वो फील कर सकता था कि मायरा की बॉडी अभी भी कांप रही है। उसने मायरा की कमर पर दवाई लगाई और उसे पलट दिया। मायरा ईशान की गोद में सोई हुई थी। उसने ईशान की आंखों में देखा, जिसमें अलग सी खुशी नजर आ रही थी। वो शायद मायरा की सोच पर हंस रहा था। चलो, अब हम आगे की तरफ आ गए हैं, ईशान ने अपनी भारी आवाज में कहा। वो सीरियस था, लेकिन मायरा अभी भी बहुत कंफ्यूज लग रही थी। ईशान ने मायरा के पेट के निचले हिस्से पर भी दवा लगाई। ये लड़की सच में उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है जितना उसने सोचा था। पहले ईशान ये सोचता था कि मायरा एक सीरियस लड़की है, लेकिन अब उसने मायरा के लिए अपनी सोच बदल ली। हो गया। उसने दवा को साइड में रखा और मायरा की उठने में हेल्प करने लगा। वो अभी भी उसकी बाहों में थी। मायरा बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वो उसकी आंखों में भी नहीं देख सकती थी। वो जोर से ईशान के सीने से लिपट गई। उसे कैसे पता चलता कि ईशान उसके घाव पर दवा लगाने वाला है? जैसे ईशान बिहेव कर रहा था, उसका कुछ और मतलब भी निकल रहा था, जिससे मायरा को गलत फहमी हो गई। ईशान मायरा की गर्माहट अपने सीने में महसूस कर सकता था। मायरा इतना एम्बैरेस्ड फील कर रही थी कि ऊपर भी नहीं देख पा रही थी। हालांकि ईशान खुश था और इस खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में लेकर उसे अच्छा लग रहा था। क्या वो पूरी रात एक दूसरे को हग करेंगे? मायरा की अभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई।
वो ईशान की बाहों में छुपना चाहती थी। मायरा की महक धीरे धीरे ईशान की सांसों के साथ उसके अंदर समा रही थी। वो उसके बालों को महसूस कर रहा था जो काले और बहुत सॉफ्ट थे। वहां बहुत शांति थी और दोनों के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मायरा के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। हालांकि फोन पिलो के नीचे था, लेकिन फिर भी वो सुनाई दे रहा था। मायरा को ईशान की बाहों से निकलने का मौका मिल गया। मुझे देखने तो शायद ही मेरा क्लाइंट होगा। वो जल्दी से बैठकर किनारे गई और फोन को पिलो के नीचे से निकाला। उस समय मायरा को अपना चेहरा बहुत गर्म फील हो रहा था। उसने उन मैसेजेस को देखा जो उसके बच्चों ने उसे भेजे थे। उसने जल्दी से उन्हें सोने के लिए कहा। ईशान ने मायरा के फिगर को देखा और वहां से जाने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। उसके बाद वो दोनों सो गए। अगली सुबह मायरा जब उठी तब भी वो एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। जब वो रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि ईशान कार में बैठा है और कहीं जा रहा है। ईशान ने अपनी विंडो नीचे की और मायरा की तरफ देखते हुए कहा, गैराज में कार पार्क है, जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले जा सकती हो। इतना कहकर ईशान वहां से चला गया। ईशान ने ये बात इतने आराम से कही जैसे वो मायरा को फ्रूट्स लेने के लिए कह रहा हो। चाहे उसकी जो भी इच्छा हो, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, वो खा सकती है। मायरा बहुत एक्साइटेड थी। वो सीधे गैरेज की तरफ गई और वहां बहुत सी महंगी गाड़ियां देखी। लोग सही कहते हैं, औरतों को अच्छे कपड़े पसंद होते हैं और आदमियों को महंगी कार। ईशान के गैराज में हर तरह की लग्जरी कार थी। मायरा खुशी से उन कारों को एक एक करके देख रही थी। तभी उसके मन में एक जरूरी सवाल आया। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं, फिर वो कैसे ये कार ड्राइव कर सकती है? कार को देखकर मायरा बहुत खुश थी और उसने ऑफिस जाने के लिए मेट्रो से जाने का फैसला किया। ओह नो, मैं ईशान से पूछना भूल गई। क्या उसने मिष्टी को फंसाया है? उसने सोचा। मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते वक्त मायरा ने ईशान की कार को वापस आते हुए देखा। ईशान एक जरूरी फाइल भूल गया था। जब उसने देखा कि मायरा पैदल ही कहीं जा रही है तो वो कार को मायरा के पास लेकर गया। मायरा दंग रह गई। ईशान वापस उसके पास क्यों आया? ईशान ने मायरा को घूरते हुए पूछा, तुम कार से क्यों नहीं आई? ईशान ने मायरा को अपनी कार ले जाने के लिए इजाजत दे दी थी। क्या वो कार में नहीं जाना चाहती? ईशान की सीरियस आवाज सुनकर मायरा हैरान थी। उसने ईशान को देखते हुए कहा, मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जितनी मायरा की सैलरी थी उसके लिए एक टायर भी खरीदना मुश्किल था। वो एक कार कैसे लेती? इसलिए उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जरूरी नहीं समझा। ईशान ने कार का दरवाजा खोला और कहा, अंदर आओ। मायरा कार में बैठ गई और ईशान को कहते हुए सुना, मैं तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आज अप्लाई कर दूंगा। तुम्हें ये 3 महीने में मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी पैसे नहीं है। मायरा की ये बात सुनकर ईशान ने अपना मुंह बना लिया जैसे वो नाराज हो। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए भी पैसे नहीं है। मायरा के पास सच कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसकी सैलरी से ज्यादा उसे खर्च करना पड़ता था। ट्यूशन, लिविंग एक्सपेंसेस और बच्चों का मेडिकल एक्सपेंस, इनमें उसकी ज्यादातर सैलरी खर्च हो जाती थी। इसलिए वो नए कपड़े नहीं खरीदती थी और उसे किसी चीज में इंटरेस्ट भी नहीं था। ईशान कार को अपने विला ले गया। उस स्टडी रूम में गया और वहां से अपनी फाइल लेकर वापस अपनी कार में आ गया। रास्ते में उसने कुछ भी नहीं कहा। मायरा नहीं जानती थी कि वो किस बात पर गुस्सा है। ईशान ने मायरा को उसके ऑफिस छोड़ा और वहां से चला गया जैसे वो अभी भी गुस्सा हो। ईशान अपने ऑफिस गया। उसने प्रेक्षा को बुलाया और नाराजगी से उसे कहा, अंदर आओ। कपूर सर? प्रेक्षा को समझ नहीं आया कि आज कपूर सर आते ही इतना नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं। ईशान ने पूछा, तुमने मायरा को कार्ड क्यों नहीं दिया? कौन सा कार्ड? प्रेक्षा थोड़ी कंफ्यूज थी। ईशान ने उसे कार्ड देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया था। प्रेक्षा स्मार्ट थी। वो समझ गई कि ईशान किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, मैं अभी कर देती हूँ। प्रेक्षा कार से बाहर निकली और बैंक के हेड को कॉल किया। कुछ देर बाद उसने ईशान से पूछा, कपूर सर, क्या मैं अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दूं? ईशान प्रेक्षा को नाराजगी से घूरने लगा। प्रेक्षा ने जल्दी से कहा, 10 लाख डिपॉजिट करा दो। 10 लाख रुपए का कार्ड ऑर्गेनाइज करके प्रेक्षा द वेडिंग कंपनी चली गई। मिस मायरा, आपकी कंपनी के पास वाले कैफे में आ जाओ, प्रेक्षा ने कॉल करके कहा। मायरा सोचने लगी कि कहीं ईशान को तो कुछ नहीं हुआ। जब उसने देखा कि प्रेक्षा अकेली ही आई है तो वो थोड़ी सरप्राइज हो गई और उसने पूछा, प्रेक्षा, क्या मुझे तुम्हारे लिए भी प्लानिंग करनी है? तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है, मस्कुलर या स्किनी, सॉफ्ट या आग की तरह गरम? मायरा जब वहां बैठी तो प्रेक्षा ने उसे एक छोटा बैग देते हुए कहा, ये मिस्टर कपूर की तरफ से तुम्हारे लिए। मायरा ने इसे खोला और देखा कि उसमें एक बैंक का कार्ड था। उसने प्रेक्षा को चौंकते हुए पूछा, उसने मुझे ये क्यों दिया है? मैं बस मेरे बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ, प्रेक्षा ने सीरियस होते हुए कहा।
मायरा को याद था कि उसने ईशान को सुबह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे नहीं होने की बात कही थी, इसलिए ईशान ने अपनी असिस्टेंट के साथ ये कार्ड भेजा है। जब प्रेक्षा वहां से जाने लगी तब मायरा ने उसे रोककर कहा, प्रेक्षा मुझे कुछ पूछना है। मिस मायरा प्लीज पूछिए, प्रेक्षा ने कहा। मायरा ने पूछा, क्या मिष्टी की प्रॉब्लम से ईशान का कोई लेना देना है? प्रेक्षा हमेशा की तरह शांत थी। वो ईशान की स्पेशल असिस्टेंट थी। वो जानती थी कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं। उसने कहा, मिस मायरा, कपूर सर ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। ओके। मायरा ने उस छोटे बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे ये देने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। इतना कहकर प्रेक्षा जल्दी से वहां से चली गई। मायरा वापस वहां बैठ गई। वो कुछ सोचते हुए उस कार्ड से खेल रही थी। उसे वो कार्ड चाहिए था। अगर ईशान ने उसे वो दिया है तो मायरा को वो ले लेना चाहिए। अपनी जिंदगी के इतने साल मुश्किल से गुजारने के बाद मायरा समझ रही थी कि लोगों को अपनी सिचुएशन में शांति से रहना सीख लेना चाहिए। ईशान ने उसे जो भी दिया वो उसका एहसान कैसे चुकाएगी, स्पेशली जब वो उसे छोड़ देगा। उस दिन अपना काम करने के बाद मायरा सीधे ड्राइविंग स्कूल चली गई। वो जितना जल्दी हो सके ईशान का ऑर्डर मानना चाहती थी। मायरा पहले बैंक गई। वो चेक करना चाहती थी कि ईशान ने उसे कितने पैसे दिए हैं। उसने देखा कि उसमें बहुत सारे जीरो हैं। मायरा चौंक गई। उसने इतना पैसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने वो जीरो काउंट किए और वो सच में 10 लाख रुपए थे। क्या वो अब एक अमीर औरत हो गई थी? ईशान बहुत ईमानदार था। उसने एक बार में उसे 10 लाख रुपए दे दिए। अगर वो अगली बार फिर उसके सामने रोएगी तो वो उसे और पैसे दे देगा। मायरा का शेड्यूल बहुत बिजी था। सुबह उसे ऑफिस जाना होता था, इसलिए उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ रात का वक्त था। उसे ड्राइव करना सीखना था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी। वो मेट्रो स्टेशन से बाहर आई और देखा कि मिष्टी उसे नफरत भरी निगाहों से देख रही है। एक फेमस एजेंसी ने मिष्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसे कहा कि वो उसके साथ एक फेमस प्ले शूट करने वाले हैं। हालांकि उसे बाद में पता चला कि वो कंपनी और एजेंट फेक थे। सिर्फ एडल्ट फिल्म रियल थी जो उसने कंपनी के लिए शूट की थी। उस समय कंपनी के एजेंट ने मिष्टी से कहा, ये कंपनी का रूल है, हर फीमेल एक्ट्रेस जो शूटिंग करने आती है उसे कंपनी के लिए ईमानदारी दिखाने के लिए ऐसी मूवी शूट करनी पड़ती है। कंपनी उस एक्ट्रेस पर खूब पैसा लगाती है और अगर वो धोखा देती है तो कंपनी का बहुत सारा पैसा डूब सकता है। हम और क्या कर सकते हैं? मिष्टी को उस एजेंट पर विश्वास हो गया क्योंकि उसे फेमस होना था। किसने सोचा था कि ये बहुत बड़ी चाल है? अब मिष्टी की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और उसके पास कोई जॉब भी नहीं था। मिष्टी ने ये कभी नहीं माना कि ये उसकी गलती है। वो हमेशा यही सोचती थी कि ये सब मायरा ने ही किया है। मायरा रुको! मिष्टी ने अपना हाथ बढ़ाया और मायरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मायरा को समझ नहीं आया कि मिष्टी क्या कह रही है। मिष्टी ने गुस्से में कहा, मेरी सिचुएशन की जिम्मेदार तुम हो। मुझसे मेरी जॉब छीन ली गई, कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं होती। जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हें अपने किए की सजा मिली है। मायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हालत की जिम्मेदार नहीं हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। अच्छा होगा कि तुम अपने अंदर देखो और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करो। मिष्टी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या हुआ? अचानक से तुम्हारे दिल में लड़कों के लिए प्यार कैसे आ गया? मिष्टी के बिहेवियर से मायरा परेशान हो गई। उसने गुस्से में कहा, मेरे सामने से हट जाओ, तुम एक घटिया लड़की हो। तुम ये मत सोचो कि सारी लड़कियां तुम्हारी तरह घटिया होती हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब मायरा किसी को हर्ट करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन मिष्टी ने हद पार कर दी थी। मिष्टी मायरा को जाते हुए देख रही थी। उसने कहा, मायरा वेट एंड वॉच। वो मायरा की इज्जत खराब करना चाहती थी। जो फोटो उसने ईशान को भेजी थी वो कहीं गुम सी हो गई थी। उसका मायरा की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मिष्टी जैसी लड़की ये कैसे सोच सकती है कि वो ईशान से शादी करने के काबिल है? मिष्टी बहुत गुस्से में थी और उसके साथ जो भी बुरा हुआ उसका दोष वो मायरा को दे रही थी। मायरा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ईशान के बंगले का नजारा। मायरा ने अपने सूट का जैकेट उतारा और एक व्हाइट कलर की शर्ट पहन ली। उसने खिड़की के बाहर देखा। रात के अंधेरे में भी गार्डन में खिले फूल उसका ध्यान खींच रहे थे। मायरा ने एक ग्लास पानी लिया और उसे पीने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी उसके शर्ट पर गिर गया। मायरा को ठंड लगने लगी। उसने देखा कि गीले होने की वजह से वो व्हाइट शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गया था और उसकी बॉडी का शेप साफ साफ नजर आ रहा था। उसी वक्त ईशान काम खत्म करके वापस घर आया। मायरा को यूं देखकर उसकी बॉडी में सेंसेशन होने लगी। ईशान की नजर से ऐसा लग रहा था मानो वो मायरा की पूरी बॉडी को गीले कपड़ों से देख पा रहा हो। मायरा ने ग्लास को उठाया और थोड़ा पानी पिया।
तभी उसे एहसास हुआ कि ईशान सामने खड़ा होकर घूरे जा रहा था। उसका लुक काफी इंटेंस था। मायरा को नहीं लगा था कि ड्राइविंग सीखना इतना मुश्किल और थकाने वाला काम होगा। उसने सिर्फ 1-2 बार ही कार चलाने की प्रैक्टिस की थी और उसके हाथ कांपने शुरू हो गए थे, जैसे वो बीमार हो। और अचानक से ईशान को देखकर मायरा की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। फिर ईशान धीरे धीरे उसके पास चलकर आया। जब वो मायरा के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और इस बार सारा पानी उसकी स्कर्ट पर गिर गया। मायरा की पूरी बॉडी पानी से गीली हो चुकी थी। ग्लास सीधे जाकर फ्लोर पे गिरा, पर अच्छे क्वालिटी की वजह से वो टूटा नहीं। मायरा ग्लास को उठाने के लिए झुकने वाली थी कि उससे पहले ईशान झुका और ग्लास को उठाकर साइड वाले टेबल पर रख दिया। ईशान ने मायरा को ऊपर से नीचे तक देखा। वो काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। ईशान ने अपना हाथ बढ़ाया और मायरा को ले जाकर सोफे पे बिठाया। फिर वो अपने दोनों हाथ से मायरा के बाह पर मसाज करने लगा। मायरा को उम्मीद नहीं थी कि ईशान इस तरह उसकी केयर करेगा। वो हैरानी से ईशान को देखे जा रही थी। ईशान को मसाज करना नहीं आता था। ऊपर से उसके हाथ की ताकत से मायरा की नाजुक बॉडी में और दर्द शुरू हो गया था। फिर भी ईशान की चिंता देखकर मायरा के दिल को सुकून मिल रहा था। रिलैक्स हो जाओ, ईशान ने बड़े प्यार से कहा। उसने देखा कि मायरा के चेहरे पर नर्वसनेस छाई हुई थी। ईशान के मात्र छूने से मायरा की बॉडी में करंट दौड़ने लग रहा था। तो फिर वो कैसे शांत बैठ सकती थी? मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ, मायरा ने धीमे से कहा और खड़ी हो गई। तभी ईशान की नजर मायरा के गीले शर्ट पर गई और उसने काफी इंटेंस वॉइस में कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? ये सुनते ही मायरा के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। वो अपने लिप्स बाइट करने लगी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ईशान ऐसा प्यार में होने से कह रहा था या वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। वजह जो भी हो, पर मायरा अब एक पल ईशान के सामने खड़ी नहीं रह सकती थी। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थीं, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़ी और तेजी से कमरे में चली गई। द वेडिंग कंपनी। मायरा अपने सूजे हुए हाथों को दबा रही थी। वहीं शिप्रा अंजलि की नई असिस्टेंट बन गई थी, क्योंकि अंजलि को लगा कि किसी न्यूकमर के लिए उसके अंडर काम सीखना बेस्ट रहेगा। शिप्रा मैनेजर के ऑफिस से बाहर आई और कहा, मायरा, मैनेजर अंजलि ने तुम्हें काम देने को कहा है। जिस पर मायरा बोल पड़ी, पर अभी मैं प्रेसिडेंट कपूर के काम में व्यस्त हूँ, फिर मैं कोई दूसरा काम कैसे कर सकती हूँ? मायरा, तुम्हें मिस्टर कपूर के साथ काम करके जरूर फायदा मिल रहा होगा। शिप्रा ने अजीब तरीके से कहा, पर अगर तुमने हमारे फायदे के बारे में नहीं सोचा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर भी मायरा ने शिप्रा को साफ मना कर दिया। अगर तुम सुमित सर के पास जाकर मेरी शिकायत करना चाहो तो कर सकती हो, पर मेरे पास सच में टाइम नहीं है। ठीक है, तब ये काम मैं खुद कर लूंगी। हाँ, शिप्रा मुंह बनाकर वहां से चली गई। काम खत्म करने के बाद मायरा को ड्राइविंग क्लासेस के लिए जाना था। कुछ दिनों से उसके पास घर जाकर बच्चों से मिलने तक का वक्त नहीं था। वो जैसे ही कंपनी से बाहर आई, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, कोई बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करना चाह रहा है। मायरा ने तुरंत ऊपर देखा। बिल्डिंग की छत के ठीक किनारे में एक लड़की खड़ी थी। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। वहीं मायरा बुत बनकर खड़ी ये सब देख रही थी। उस पल मायरा को एहसास हुआ कि सच में जिंदगी कितनी नाजुक है। ये लड़की सिर्फ इसलिए दुनिया से जाना चाहती होगी क्योंकि वो मुश्किलों का सामना नहीं कर पा रही है, और जरूर ऐसा सोचने पर मजबूर होगी कि यही उसकी जिंदगी का अंत है। पर यूं हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। अगर हम शांत होकर सोचें तो हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारी केयर करते हैं। तभी पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंचे। कुछ पुलिस वाले उस लड़की को समझाने के लिए ऊपर गए। वहीं बिल्डिंग के नीचे एक सेफ्टी पैड बिछाया गया। इसी के साथ वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सुमित काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। मायरा भी वापस अपने ऑफिस चली गई। वो जैसे ही अंदर आई, उसने सुमित को डांटते हुए सुना, शिप्रा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आता तो अभी के अभी ये कंपनी छोड़कर चली जाओ, पर हमारा नाम मत खराब करो। कंपनी के मैनेजर से डांट पड़ते ही शिप्रा फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ तक कि अंजलि को भी डांट पड़ रही थी। अंजलि, आजकल प्लानिंग डिपार्टमेंट में कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं चल रहा? तुम इस तरह इन्हें लीड कर रही हो। अगर तुमसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा तो अपनी पोजीशन छोड़ दो। तभी अंजलि ने मायरा को आते हुए देखा और तुरंत बोलने लगी, शिप्रा को इस काम का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये सारी गलती मायरा की है। मायरा को कुछ समझ नहीं आया। ये सब क्या चल रहा है? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसने टेबल पर रखे प्लान को उठाया और पढ़ा। फिर जाकर मायरा को पता चला कि वो लेडी कैंसर पेशेंट थी और वो मरने से पहले एक बार वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती थी।